Hello everyone, students of 7th standard. Today I am going to start my civics first chapter series, that is Introduction to our Constitution. हम पढ़ेंगे हमारे संविधान का परिचय, संविधान से हमारा परिचय। जो हमारा संविधान है वो किस तरह, किसने लिखा, कब लिखा, क्यों लिखा, ये सारी चीज़ें हम पढ़ेंगे इस चैप्टर में। लेट्स रिवाइज अ फ्यू थिंग्स। अब कुछ चीज़ें हम थोड़ा सा दोहराते हैं। In the civics textbook of the previous classes, we saw many reasons why rules are necessary in our lives. यानी कि हमने 6 स्टैंडर्ड में यह देखा कि हमारे लाइफ्स में, हमारे इंडिया में, हमारे कंट्री में जो रूल्स है वो क्यों नेसेसरी हैं, किस लिए वो रूल्स बनाए जाते हैं। We follow norms and rules in order that the activities in the family, our school, our village, our city are carried out smoothly. यानी कि हम रूल्स इसलिए बनाते हैं ताकि हमारा फैमिली जो है, हमारे स्कूल्स में जो रूल्स होते हैं, विलेजेस में रूल्स होते हैं, सिटी में रूल्स होते हैं। स्कूल्स में रूल्स होते हैं कि यूनिफॉर्म अच्छे से पहन के आओ, टीचर्स के ऊपर रूल्स रहते हैं, बच्चों के ऊपर रूल रहते हैं, स्कूल का अपना कानून होता है, विलेज का, ग्राम पंचायत का, प्रधानी का सब अलग रूल्स होता है, सिटी का अलग रूल्स होता है। और ये रूल्स क्यों बनाए जाते हैं? रूल्स बनाए जाते हैं ताकि सारी चीज़ों को सब लोग लॉ के नीचे रहकर, कानून के कायदे में रहकर अपना काम करें, और उसको हम उस रूल्स के ज़रिए हम अपने क्लास को, स्कूल को, विलेज को स्मूथली हैंडल कर सकते हैं। क्योंकि अगर सब लॉ का पालन करेंगे, रूल्स का पालन करेंगे, तभी किसी के अंदर मारपीट, झगड़ा, लड़ाई नहीं होगा। सब लोग रूल्स, ऐसा नहीं रहेगा कि इसको ये मिला, मुझे ये नहीं मिला। सब लोग रूल्स के नीचे रहेंगे, सबको एक समान मिलेगा, यानी कि झगड़ा लड़ाई का कोई चांस होता ही नहीं है। ये सारी चीज़ें हमारे इंडिया को स्मूथली करने के लिए, स्मूथली चलाने के लिए रूल्स बनाए जाते हैं। देयर आर नो रूल्स इन अ फैमिली। अभी फैमिली है, उसमें रूल्स तो नहीं है। हाउएवर दे आर नॉर्म्स बट द बिहेवियर ऑफ मेंबर्स इन अ फैमिली। यानी कि वो मतलब जो हमारा फैमिली है उसमें रूल्स नहीं होते, वो खाली हमें संकेत देते हैं कि तुम संकेत और नियमों का पालन करते हैं। परिवार के नियम नहीं होते हैं, परंतु प्रत्येक परिवार के सदस्य कैसे आचरण करेंगे इसके बारे में कुछ संकेत देते हैं। यानी कि जो घर के जो बड़े लोग रहते हैं वो हमें बताते हैं। जो हमारे फैमिली में रूल्स नहीं होते, पर हमारे पूर्वज हमें बताते हैं, हमारे घर में जो बड़े रहते हैं बताते हैं, हमें संकेत देते हैं कि हमें इस तरह नहीं, हमें हमारे परिवार को इस तरह हैंडल करना चाहिए। बिहेवियर हमें सिखाते हैं। देयर आर रूल्स इन अ स्कूल रिगार्डिंग एडमिशन, यूनिफॉर्म एंड स्टडीज़। अभी स्कूल में एडमिशन के ऊपर रूल्स रहते हैं। एडमिशन के लिए हमें डोनेशन चाहिए, एडमिशन के लिए बच्चा एकदम अच्छे से चाहिए, उसको ABC आना चाहिए, ये उनके रूल्स होते हैं। यूनिफॉर्म का रूल्स हो जाएगा, उसका टाई अच्छे से रहना चाहिए, शूज़ सही से रहना चाहिए, हेयर को कॉम्ब करके आएगा बच्चा। भी स्टडीज़ को भी जैसे टीचर्स के ऊपर रहता है कि आपको 2 दिन के अंदर या फिर 2 महीने के अंदर ये 3 चैप्टर कंप्लीट करवाने हैं, और इसके बाद हम टेस्ट करेंगे। ऐसा प्रिंसिपल से टीचर के ऊपर प्रेशर आता है, इसलिए टीचर्स हम पे प्रेशर डालती हैं। और ये सारे क्यों होते हैं? बिकॉज ऑफ रूल्स। डिफरेंट कॉम्पिटिशन्स ऑल्सो हैव देयर ओन रूल्स। अब बहुत सारे कॉम्पिटिशन्स होते हैं जो हमारे स्कूल में आते हैं, कुछ बाहर से आते हैं, कुछ स्कूल वाले प्रोवाइड करते हैं। तो उन कॉम्पिटिशन्स में कुछ रूल्स होते हैं। जैसे कि रूल्स हो गया कि अगर आपको बोला गया कि एक ऐसे लिखना है गाय के ऊपर, वो इंग्लिश में चाहिए, वो उनका रूल हो गया, हिंदी में नहीं चाहिए। अब ऐसे का रूल है कि 1 to 3 पेज का रहना चाहिए, 1 पेज का नहीं चलेगा, ये एक रूल। दूसरा रूल हो गया, अभी ऐसे का ये भी रूल है कि हैंड राइटिंग अच्छी होनी चाहिए, कुछ भी फेक उसमें नहीं लिखने का, सब अच्छे से लिखना है, वो उनका रूल हो जाता है। द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ आवर विलेज और सिटी इज़ ऑल्सो कैरिड आउट इन अकॉर्डेंस विद रूल्स। यानी कि जो हमारा विलेज होता है उसमें ग्राम पंचायत के रूल्स होते हैं, सिटी होता है उसमें बहुत अलग लोग रहते हैं, उनके रूल्स होते हैं। उनके अकॉर्डेंस ही, उनके ज़रिए ही
उनके कानून के अंदर दायरे में रहकर इन रूल्स का पालन किया जाता है। सिमिलरली द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ अ कंट्री इज कैरिड आउट थ्रू अ सिस्टम ऑफ रूल। और इसी तरह जो हमारे इंडिया का एडमिनिस्ट्रेशन है, एडमिनिस्ट्रेशन यानी हो जाएगा, आपको पता है एडमिनिस्ट्रेशन यानी क्या होता है? एडमिनिस्ट्रेशन यानी सबको समझ लो इंडिया का एक एडमिनिस्ट्रेटर है, उसको हम बोलेंगे हमारे जो हैं श्री दामोदर दास मोदी जी। उनके जो एडमिनिस्ट्रेशन चलाते हैं उन्होंने अपने काम पे रखा है, चीफ मिनिस्टर को रखा है। अभी चीफ मिनिस्टर ने अध्यक्षों को रखा है, अध्यक्षों ने ग्राम पंचायत को रखा है, ग्राम पंचायतों ने प्रधानों को रखा है। और ये सारे लोग मिलकर हमारे इंडिया का एडमिनिस्ट्रेटर चलाते हैं। कौन चलाता है हमारे एडमिनिस्ट्रेटर? श्री दामोदर दास नरेंद्र मोदी जी हमारे एडमिनिस्ट्रेशन है, वो हमारे इंडिया को अच्छे से चला रहे हैं। द रूल्स रिगार्डिंग फैमिली, स्कूल, विलेज और सिटी आर लिमिटेड इन नेचर। यानी कि जो गांव, महानगर ये संबंधित नियमों का स्वरूप सीमित होते हैं, परंतु देश के शासन से संबंधित कानून अथवा प्रावधान व्यापक होते हैं। यानी कि ये उसी तरह होते हैं, पर इनका क्या होता है, इनका जो बहुत लंबा होता है, इनका जो एडमिनिस्ट्रेटर होता है वो पूरे कंट्री में होता है, इसलिए इनको बहुत बड़ा एडमिनिस्ट्रेटर माना जाता है। इसमें ज़्यादा रूल्स प्रोवाइड होते हैं। डू यू विश टू आस्क द क्वेश्चन दैट पजल समीर एंड वर्धना? अभी समीर और वर्धना ने कुछ क्वेश्चंस हमसे पूछे। वेयर कैन वी फाइंड ऑल द रूल्स अकॉर्डिंग टू विच द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ कंट्री इज कैरिड आउट। यानी कि अब वो कॉन्स्टिट्यूशन कहाँ पर है जहाँ पर ये सारे रूल्स कहाँ पर लिखे हैं जिसके वजह से हम इतने सारे रूल्स कैरी कर रहे हैं। हु मेक दोज रूल्स, और वो रूल्स किन्होंने बनाया था। इट इज़ बाइंडिंग ऑन अस फॉलो देम, ये हम पर ये नियमों का मतलब बाइंडिंग यानी अनिवार्य, मतलब इन रूलों को, जो रूल्स है इनको पालन करना अनिवार्य है, मतलब करेंगे तभी चलेगा। मतलब बिना इन रूल्स को हम रखे हमारे सोशल लाइफ नहीं जी सकते। तभी उसका कोई आंसर हम आगे देखेंगे। सी वेदर यू फाइंड द आंसर टू दिस क्वेश्चन इन द फॉलोइंग टेक्स्ट। द मीनिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। अभी कॉन्स्टिट्यूशन मतलब होता क्या है, हमने देखा इंट्रोडक्शन टू कॉन्स्टिट्यूशन। अभी कॉन्स्टिट्यूशन होता क्या है? अ बुक इन विच ऑल द प्रोविजंस रिगार्डिंग द एडमिनिस्ट्रेशन of the country are mentioned together in a systematic way is called a constitution। यानी कि एक बुक है, एक पुस्तक है जिसमें सारे रूल्स रेगुलेशंस लिखे हैं, एडमिनिस्ट्रेशन किस तरह चलाना चाहिए वो सारी चीज़ें लिखे हैं। जैसे कि हमारे नरेंद्र मोदी जी ने शपथ लिया होगा कि वो अपना एडमिनिस्ट्रेशन किस तरह चलाएंगे। उन्होंने अपना शपथ लिया कि वो अपना एडमिनिस्ट्रेशन किस तरह चलाएंगे। उन्होंने वो शपथ कहाँ से देखा होगा? उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन से देखा होगा। ये सारी चीज़ें, ये सारे रूल्स उस कॉन्स्टिट्यूशन के बुक में एकदम सिस्टमैटिक यानी लाइन टू लाइन वाइज लिखा है कि उसमें कितने रूल्स से, कितने रेगुलेशन से, उसको हम बोलेंगे कॉन्स्टिट्यूशन। उस बुक को हम बोलते हैं कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। दिस मेक्स द कॉन्स्टिट्यूशन अ रिटन डॉक्यूमेंट ऑफ द प्रोविज़न रिलेटेड टू एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द कंट्री। और ये कॉन्स्टिट्यूशन एक रिटन फॉर्म है, एक रिटन डॉक्यूमेंट, रिटन दस्तावेज है जिसमें सारे रूल्स, रेगुलेशन, प्रोविजंस, एडमिनिस्ट्रेशन सब उसमें लिखा हुआ है। गवर्नमेंट इज़ इस्टेब्लिश्ड बाय द रिप्रेजेंटेटिव्स इलेक्टेड बाय द पीपल। यानी कि गवर्नमेंट कैसे बनता है? अभी गवर्नमेंट तब बनेगा जब हम उनको इलेक्ट करेंगे, उनको वोट देंगे, तभी पीपल जो वोट देते हैं उनके जो जिसको बनाना चाहते हैं वो अपना कंट्री का पीएम, सीएम, उनको वोट देंगे, तभी वो हमारे इंडिया का एडमिनिस्ट्रेशन सही से चला पाएगा। इट इज़ बाउंड टू कैरी आउट एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द कंट्री एज पर द प्रोविजंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। यानी कि अगर कोई एडमिनिस्ट्रेशन चला रहा है तो वो अब एडमिनिस्ट्रेशन अपने हिसाब से नहीं चला सकता। नरेंद्र मोदी जी एडमिनिस्ट्रेशन अपने हिसाब से नहीं चलाते, वो एडमिनिस्ट्रेशन चलाते हैं कॉन्स्टिट्यूशन की मदद से। रूल्स और रेगुलेशन जो लिखा हुआ है कॉन्स्टिट्यूशन में, उसकी मदद से नरेंद्र मोदी जी अपना भारत को चला रहे हैं।
द रूल्स एंड प्रोविजंस इन द कॉन्स्टिट्यूशन आर द बेसिक और फंडामेंटल लॉ ऑफ द लैंड। यानी कि अगर किसी का लैंड है तो वो लैंड उसका खुद का रहेगा, उस पर सरकार का कोई हक नहीं रहेगा, और उसका जो फंडामेंटल लॉ है उसके नीचे कोई लॉ नहीं आएगा। वो अपने लैंड पे कुछ भी करे, खुदाई करे, कुछ भी करे, उस पर गवर्नमेंट उसका कुछ नहीं कर सकता। गवर्नमेंट उसका कुछ भी नहीं कर सकता। वाइल मेकिंग लॉ द गवर्नमेंट इज़ बाउंड टू फॉलो द कॉन्स्टिट्यूशन। अगर गवर्नमेंट कुछ भी लॉ, कुछ भी अगर लॉकडाउन लगा रहा है, किसी के आने मतलब कोई हमारे इंडिया पे अटैक कर रहा है, तो उसके लिए तत्काल कोई भी मैसेज, कोई भी लॉ नहीं बना सकता। उसे कॉन्स्टिट्यूशन में देखना पड़ेगा कि ये लॉ हम अप्लाई कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं। If it does not do so, then the judiciary can declare those law null and void और अनकॉन्स्टिट्यूशनल। अगर हमारे प्राइम मिनिस्टर अपने हिसाब से कॉन्स्टिट्यूशन में अगर वो लॉ नहीं लिखा है, अगर वो उसके ऊपर वो अगर कहते हैं कि ये लॉ है, तो वो लॉ नहीं माना जाएगा, क्योंकि वो कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ ही नहीं है। तो उसको नल और वॉइड कर देंगे, क्योंकि वो उसको हम मानेंगे ही नहीं, क्योंकि वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। प्रोविजंस इन द कॉन्स्टिट्यूशन। अभी कॉन्स्टिट्यूशंस में प्रोविजंस क्या है? प्रोविजंस यानी प्रावधान। द प्रोविजंस इन द कॉन्स्टिट्यूशन आर अबाउट डिफरेंट थिंग्स। अभी कॉन्स्टिट्यूशन में बहुत सारे प्रोविजंस है और बहुत अलग अलग तरीके के हैं। एग्जाम्पल, सिटीजनशिप, द राइट ऑफ सिटीजन। सिटीजनशिप यानी जैसे नागरिकता, नागरिकों का अधिकार। राइट ऑफ सिटीजन यानी नागरिकों का अधिकार। द रिलेशनशिप बिटवीन सिटीजन एंड द स्टेट, सब्जेक्ट ऑफ द लॉ टू बी मेड बाय गवर्नमेंट, इलेक्शन रेस्ट्रिक्शन एंड ऑन गवर्नमेंट जुरिडिक्शन ऑफ द स्टेट एसेट्रा। यानी कि नागरिक और शासन संस्थाओं के बीच का संबंध, यानी कि रिलेशनशिप, मतलब जो सिटीजन और उनके बीच उनका रिलेशन किस तरह का है, सिटीज़न में और रिलेशन उनका किस तरह है, स्टेट के बीच में और सिटीज़न के बीच में उनका रिलेशन किस तरह का है। सरकार द्वारा किए गए जाने वाले कानून के विषय, चुनाव, सरकार की सीमाएं और राज्य सरकार के अधिकार क्षेत्र आदि, ये सारी चीज़ें कॉन्स्टिट्यूशन में लिखी हैं कि अगर राज्यसभा कितने साल तक राज कर सकता है, लोकसभा कितने साल तक राज्य कर सकता है, इलेक्शन कब किया जाता है, क्यों किया जाता है, ये सारी चीज़ें कॉन्स्टिट्यूशन में लिखे हुए हैं। और उसी के अगर किसी को न्याय नहीं मिल रहा है तो हम कॉन्स्टिट्यूशन की मतलब कॉन्स्टिट्यूशन में लॉ के हिसाब से हम उनको न्याय दे सकते हैं। ऑलमोस्ट ऑल कंट्रीज हैव एक्सेप्टेड द प्रिंसिपल ऑफ गवर्नेंस अकॉर्डिंग टू अ कॉन्स्टिट्यूशन। यानी कि हम जानते हैं कि सभी देशों ने संविधान के अनुसार शासन चलाने का सिद्धांत स्वीकार किया है, परंतु ऐसा होने पर भी प्रत्येक देश के संविधान का स्वरूप एक दूसरे से भिन्न है। यानी कि सब इन जो वर्ल्ड है, हमारा वर्ल्ड है, उसमें न जाने कितने देश हैं और सारी देशों में अपना अपना संविधान होता है। अमेरिका का अपना संविधान होता है, इंग्लैंड का अपना संविधान होता है, ऑस्ट्रेलिया का अपना संविधान होता है, और वो उन लोग अपने संविधान के हिसाब से ही अपने कंट्री को जज करते हैं, अपने कंट्री को चलाते हैं। ऐसा नहीं कि जो इंडिया में जो लॉ है वो लॉ ऑस्ट्रेलिया में भी पाए जाए, ऐसा नहीं होता। सबका लॉ अलग अलग होता है, सबके डिफरेंस होते हैं कंट्रीज़ के लॉ। देयर आर डिफरेंस ऑफ हिस्ट्रीज, उनका हिस्ट्री अलग होता है, उनका सोशल स्ट्रक्चर अलग होता है, कल्चर अलग होता है, ट्रेडिशन अलग होता है। वो लोग अपने अपने फेस्टिवल अलग अलग मनाते हैं, उन लोग अपना अपना जो उनका जो हिस्ट्री है, हमारा हिस्ट्री शिवाजी का, उनका हिस्ट्री कुछ और होगा, किसी और का होगा, तो उसके हिसाब से उनका लॉ बनता है और उस लॉ का पालन उन्हें करना पड़ता है। देयर नीड एंड ऑब्जेक्टिव ऑल्सो माइट बी डिफरेंट, उनका जो नीड होता है मतलब उनकी जो परंपरा होती है उसके अलग अलग विभिन्नता अथवा मतलब अलग अलग उनका लॉ होता है, उनकी परंपरा होती है, उससे भी उनका जो है कॉन्स्टिट्यूशन फॉर्म किया जाता है। ईच कंट्री ट्राइज टू क्रिएट अ कॉन्स्टिट्यूशन दैट इज़ नॉट ओनली suited out to its need
एंड ऑब्जेक्टिव बट ऑल्सो इज़ इन ट्यून विद इट्स डिस्टिंक्ट नेचर। यानी कि अगर कोई कंट्री अपना लॉ बना रही है तो वो खाली उन्हें ही नहीं अच्छा लगना चाहिए, सरकार को वो नियम अच्छे नहीं लगने चाहिए, बल्कि वो सारे नियम जनता के सामने प्रस्तुत करना चाहिए और उनसे पूछना चाहिए कि ये लॉ सही है कि नहीं है, ये लॉ सही है कि नहीं है। वो जो लॉ बन रहा है वो सबके मतलब सबके हाजिरी में होकर और सब लोग अगर अनुमति दे तभी उस लॉ को लागू करना चाहिए। जैसा कि हमारा संविधान जब डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर ने लागू करवाया तभी उनके सभा में 299 लोग थे, 299 मेंबर थे, उनके सहमति से ही हमारा कॉन्स्टिट्यूशन लागू किया गया था। अभी देखते हैं नेसेसिटी ऑफ अ कॉन्स्टिट्यूशन। अभी कॉन्स्टिट्यूशन क्यों नेसेसरी है, हमारे इंडिया में कॉन्स्टिट्यूशन क्यों ज़रूरी क्यों है। देयर आर सेवरल एडवांटेजेस ऑफ गवर्निंग अ कंट्री विद द हेल्प ऑफ रूल्स और प्रोविजंस इंक्लूडेड इन अ कॉन्स्टिट्यूशन। यानी कि संविधान में उल्लिखित कानून प्रावधानों के अनुसार सरकार चलाने के अनेक लाभ हैं। यानी कि बहुत नेसेसरी है कि हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो लॉ के हिसाब से चले। गवर्नमेंट हैज़ टू फंक्शन विद इन अ सेट ऑफ रूल। दिस reduces the possibility of the misuse of power and authority they have been given। यानी कि सरकार के लिए यह आवश्यक हो जाता है कि वह कानून के दायरे में रहकर ही प्रशासन चलाए। यानी कि सरकार कानून के मतलब कॉन्स्टिट्यूशन के कानून के लॉ के दायरे में रहकर अपना प्रशासन चलाए, ना कि उसके ऊपर जाए। अधिकारियों को छीनकर नहीं, मतलब सरकार उन अधिकारियों को छीन कर नहीं ले सकती। मतलब सरकार जो हमें जो पीपल्स को जो अधिकार मिले सरकार उनको छीन नहीं सकती अथवा सत्ता के दुरुपयोग किए जाने का संभावना कम रहती है। यानी कि अगर रूल्स हैं तो कोई भी झगड़ा लड़ाई जल्दी नहीं होता, सब लोग कानून के दायरे में रहकर अपना काम करते हैं और इससे कोई भी मिनिस्टर हो या फिर कोई पीएम या फिर कोई सीएम हो वो इंसान अपने पावर का मिसयूज़ नहीं कर सकता। वो कोई भी काम करेगा तो वो कानून के दायरे में ही रहकर करेगा। अ कॉन्स्टिट्यूशन इंक्लूड द राइट एंड फ्रीडम ऑफ सिटीजन। कॉन्स्टिट्यूशन ह्यूमंस को, पीपल्स को, पर्सन्स को राइट देता है, उनको फ्रीडम देता है, उनका अधिकार देता है, उनको आज़ादी देता है, सिटीजन्स को। गवर्नमेंट कैनॉट टेक अवे दिस राइट। अभी गवर्नमेंट जो सरकार है इन राइट्स को किसी से भी छीन नहीं सकती, जिनका राइट उनके पास ही रहेगा। देयरफॉर पीपल राइट्स एंड फ्रीडम आर सेफगार्डेड। इसलिए जो उनका राइट्स है वो अभी तक बचा हुआ है, जो उनका अधिकार सब मानते हैं और उनका पालन करते हैं। रनिंग अ कंट्री एज पर द प्रोविजन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इज़ द सेम एज इस्टेब्लिशिंग द रूल ऑफ लॉ। अभी जब हम अपनी कंट्री को चला रहे हैं अपने लॉ के हिसाब से, उसी तरह हम अपनी कंट्री को इस्टेब्लिश भी करते जा रहे हैं। देन देयर इज़ नो स्कोप फॉर द मिसयूज़ ऑफ पावर। अभी लॉ है तो कोई अपने पावर का मिसयूज़ नहीं कर सकता, वो अपने एडमिनिस्ट्रेशन को कानून के दायरे में रहकर ही चलाएगा। इफ़ अ कंट्री इज़ रन एज पर द कॉन्स्टिट्यूशन द फेथ दैट कॉमन पीपल हैव इन द गवर्नमेंट इंक्रीजेज देन दे बिकम कीप ऑन practicing in the activities of the government. Democracy is strength due to the increased participation of people। यानी कि संविधान के अनुसार प्रशासन चलता देखकर सरकार के प्रति आम लोगों को विश्वास निर्माण हो जाता है। यानी कि अगर सरकार अच्छा कार्य करेगी, सरकार अच्छे राह पर हमारे देश को लेके जाएगी, तब सिटीजन्स का भी फर्ज बनता है कि उनका साथ दे। इफ़ अ कंट्रीज मतलब कंट्री कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से चल रही है तो सिटीजन सोचते हैं कि हमें इनका साथ देना चाहिए और उनके मन में विश्वास आता है कि वो अपने सरकार का निर्णय कर सके, अपनी सरकार का साथ दे। इसके द्वारा वे प्रशासन में प्रतिभा बनाने के लिए उत्सुक हो जाते हैं। अभी सिटीजन खुश हैं अपने सरकार से तो वो सोचते हैं कि हम
अभी वो उत्सुक रहते हैं तो वो उनका साथ देने के लिए तैयार रहते हैं। आम लोगों की बढ़ती मतलब लोकतंत्र में लोकतंत्र इससे और दृढ़ हो जाता है जब उनके कंट्री का, जब उनके सिटीजन्स का और सरकार मिलकर काम करेगी तो उनका जो लोकतंत्र है वो और भी दृढ़ हो जाता है और भी मजबूत हो जाता है। कॉन्स्टिट्यूशन प्रेजेंट सम पॉलिटिकल आइडियल्स बिफोर द कंट्री, यानी कि संविधान अपने अपने देश के सम्मुख राजनीतिक आदर्श उपस्थित करता है। यानी कि संविधान हर एक देश में होता है और उसका पालन हर एक लोग करते हैं। द नेशन इट is also bound to act in that direction. It creates an atmosphere conducive to attain world peace and security and presentation of human right. यानी कि कानून के दायरे में जो काम करते हैं उनका एटमॉस्फेयर, उनका आसपास का माहौल एकदम अच्छा रहता है और वो एकदम सिक्योर रहते हैं। उनका कंट्री एकदम अच्छे से चलता है, शांति से रहता है, ना लड़ाई झगड़ा, क्योंकि वहाँ पर कॉन्स्टिट्यूशन को फॉलो किया जाता है और उससे हर एक ह्यूमन को उनका अधिकार मिलता है। सिंस द कॉन्स्टिट्यूशन ऑल्सो इंक्लूड्स द लिस्ट ऑफ सिटीजन ड्यूटीज इट फिक्स द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ सिटीजन एज वेल, यानी कि संविधान में नागरिकों का कर्तव्य का भी उल्लेख रहता है। फलस्वरूप नागरिक के उत्तरदायित्व भी निश्चित हो जाता है। यानी कि अगर जो कॉन्स्टिट्यूशन है उनका जो उनका कॉन्स्टिट्यूशन रहता है वो लिस्ट में रहता है। कॉन्स्टिट्यूशन एकदम लिस्ट में होता है, लाइन टू लाइन वाइज एकदम सिस्टमैटिक वे रहता है और उस कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से उन्हें पता चलता है कि उनका ड्यूटीज़ क्या है, उनकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है अपने देश के ऊपर, अपने देश के साथ उनकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उनका पालन वो कैसे करे, अपना सिटीजनशिप वो कैसे निभाए। ये सारे रूल्स है हम कॉन्स्टिट्यूशन के और इन्हें हमें फॉलो करना चाहिए। एंड नाउ वी विल सी व्हाट इज एडमिनिस्ट्रेशन। अब एडमिनिस्ट्रेशन क्या है? व्हाट इज इंक्लूडेड इन द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ अ कंट्री, यानी किसी भी राज्य के प्रशासन में किन बातों का समावेश रहता है। किसी भी कंट्री में अक्सर कौन कौन सी चीज़ें ज़्यादा दिखाई देती हैं, क्या क्या एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ कंट्री में इंक्लूडेड होते हैं। गवर्नमेंट हैज़ टू मेक लॉ रिलेटिंग to several subjects such as defending the boundaries, protecting the people from external aggression, eradication of poverty, creating employment, education and health service, encouragement to commerce and industries, protection of the weaker section, मेकिंग पॉलिसीज़ फॉर द प्रोग्रेस ऑफ वुमेन, चिल्ड्रेन एंड ट्राइबल पीपल एसेट्रा। यानी कि अक्सर संविधान में ये सारी चीज़ें ज़्यादा लिखी रहती हैं कि हम अपने देश को जो बाहर से कोई आक्रमण करने आ रहा है, हम अपने देश को डिफेंड कैसे करें, अपने बाउंड्रीज़ को डिफेंड कैसे करें। वो सारे कार्य हमारे आर्मी, हमारे फौज लोग, जो पुलिस रहते हैं वो लोग करते हैं। और जो अगर हम हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें अगर ज़्यादा रूल दिखाई देते तो वुमेन्स, चिल्ड्रेंस और ट्राइबल पीपल्स को लेकर, जो ट्राइबल्स पीपल होते हैं वुमेन्स को लेकर डेवलपमेंट उनका हो, उनको अच्छी सुविधाएं उपलब्ध हो, ये सारी चीज़ें एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर आती हैं। हमें इन पर ज़्यादा ध्यान देना पड़ता है कि इन सारों लोगों का डेवलप ज़्यादा से ज़्यादा हो। Government has to bring about the desirable changes in the society by implementing law। अब गवर्नमेंट को ये सारी चीज़ों को, एडमिनिस्ट्रेशन को चलाने के लिए लॉ का इम्प्लीमेंट करना पड़ता है, लॉ को बनाना पड़ता है। इन शॉर्ट, यानी कि छोटे में, गवर्नमेंट्स इन मॉडर्न टाइम्स हैव टू टेक डिसीजन रिलेटेड टू डिफरेंट इशू राइट फ्रॉम स्पेस रिसर्च टू पब्लिक क्लीनलीनेस, दिस इज़ गवर्नेंस और एडमिनिस्ट्रेशन। यानी कि अगर छोटे में कहा जाए, मतलब एकदम छोटे में कहना, तो आधुनिक समय में सरकार को अंतरिक्ष अनुसंधान से लेकर सार्वजनिक स्वच्छता तक के सभी विषयों में निर्णय करने पड़ते हैं। यानी कि छोटे से छोटा या फिर बड़े से बड़ा कोई भी कार्य हो, एडमिनिस्ट्रेशन में सब कुछ आता है और जो एडमिनिस्ट्रेशन में आता है उसको सरकार को फॉलो करना चाहिए और
जो उनके अंदर के एडमिनिस्ट्रेशन में जो सिटीजन्स आते हैं उनके कार्य को अगर उन पे कुछ मुसीबत है, कुछ उनको दुख है, तो उसको उनको दूर करना चाहिए, चाहे वो छोटे से छोटा सफाई का अभियान हो या फिर बड़े से बड़ा कोई हमें लॉन्च करना हो स्पेस में कोई रॉकेट तक। हैविंग अंडरस्टूड द मीनिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन एंड गवर्नेंस, यानी कि संविधान का अर्थ है कि उसकी आवश्यकता को समझ लेना। संविधान का मतलब है उसकी आवश्यकता को समझ लेना। पर अब हम भारत के संविधान का निर्णय किस प्रकार हुआ क्या देखेंगे। अभी वी शॉल नाउ सी हाउ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वॉज मेड। अभी देखेंगे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कैसे बना, किसने बनाया और कब इसको लागू किया गया। Background to the making of Constitution. The process of making the Indian Constitution started in 1946, यानी कि जब कॉन्स्टिट्यूशन को लिखना शुरुआत कब किया गया, 1946 में। The leader of the freedom movement insisted that independent India will not govern not by the law made by the British but by law made by the Indians themselves। यानी कि जो हमारे लीडर्स थे जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, हमारे डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर, गांधी जी, इन सब जो जनों ने मिलकर यह कहा कि हम ब्रिटिश के रूल पर अपना इंडिया नहीं चलाएंगे। जो वो रूल चलाते थे उन रूल को हम फॉलो नहीं करेंगे, हम खुद का रूल बनाएंगे, हमारे इंडिया का खुद का रूल। हम किस तरह अपने इंडिया को चलाएंगे, अच्छे अच्छे कार्यों से। A committee was established to prepare a constitution of independent India. It came to be known as the Constituent Assembly। यानी कि एक कमिटी एस्टैब्लिश किया गया जिसमें उस कॉन्स्टिट्यूशन के बुक को प्रस्तुत किया गया और उसको कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के नाम से जाना गया। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जिसमें कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में सारी जानकारी, उसको लागू किया जाए कि ना किया जाए, इसमें कौन से रूल अच्छे हैं, कौन से रूल बुरे हैं, ये सारी चीज़ें उस कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में जाना गया। इंडिया बिकेम इंडिपेंडेंट ऑन अगस्त 15, 1947। यानी कि इंडिया कब आज़ाद हुआ, हमारा भारतवर्ष 15 अगस्त 1947 में आज़ाद हुआ। बिफोर डैट द ब्रिटिश रूल ओवर इंडिया। उसके पहले ब्रिटिश राज करते थे इंडिया पे। दे हैड डिवाइडेड इंडिया इनटू प्रोविंसेस लाइक बॉम्बे, बंगाल एंड मद्रास फॉर द कन्वेंस ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। यानी कि जो ब्रिटिश लोगों ने हमारे इंडिया को 3 पार्ट में डिवाइड कर दिया, बॉम्बे, बंगाल एंड मद्रास, यानी कि 3 पार्ट में डिवाइड किया और ब्रिटिश लोग मिलकर उन 3 जगहों पर अपना अपना एडमिनिस्ट्रेशन चलाया करते थे। द एडमिनिस्ट्रेशन इन दिस प्रोविंसेस वॉज कैरिड आउट बाय पीपल्स रिप्रेजेंटेटिव। सिमिलरली द लोकल प्रिंसेस वेयर कैरिंग आउट द एडमिनिस्ट्रेशन इन सम एरियाज। यानी कि कुछ एरियाज थे जहाँ पर ब्रिटिश राज करते थे और थोड़े बहुत गिने चुने थोड़े एरिया थे वहाँ पर प्रिंसेस राज करते थे। और वो प्रिंसेस इसलिए राज करते थे क्योंकि वो ब्रिटिश से पैसा लिया करते थे, कुछ रकम लिया करते थे ताकि उनका ब्रिटिश का राज इंडिया में चलता रहे। अगर वो प्रिंसेस चाहते तो ब्रिटिश को तब का तब भगा देते, पर वो पैसे के कारण उन्होंने उनको वहाँ पर रखा हुआ था। ब्रिटिश शासन चलता रहा। सच एरियाज वेर नॉन एज प्रिंसली स्टेट एंड देयर चीफ्स वेर नॉन एज प्रिंसेस। अब कुछ एरिया जो थे वहाँ पर प्रिंसली राज करते थे और वहाँ के जो एडमिनिस्ट्रेटर थे वो प्रिंसेस बन चुके थे। द रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ द प्रिंसेस एंड द प्रिंसली स्टेट वेर इंक्लूडेड इन द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। यानी कि जो उनका जो एडमिनिस्ट्रेशन था प्रिंसेस का और जो ब्रिटिश का एडमिनिस्ट्रेशन था वो सब ख़त्म करने के बाद जब गांधी जी ने और बाकी स्वतंत्र सेनानियों ने हमारे देश को आज़ाद किया, तब उसके बाद कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को ऑर्गेनाइज किया गया। देयर वेर अ टोटल ऑफ 299 मेंबर्स इन द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में 299 मेंबर्स थे। अब वो 299 मेंबर्स इसलिए थे ताकि वो बता सके कि ये कॉन्स्टिट्यूएंट हमारे देश को लागू हो, इसमें कुछ कमी तो नहीं है। ऐसा सारी चीज़ों को लेकर उन्होंने कॉन्स्टिट्यूएंट को लागू करवाया। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद वॉज द प्रेसिडेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। अब उस कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के
प्रेसिडेंट थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी। द कॉन्ट्रीब्यूशन डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर, यानी कि अभी कॉन्ट्रीब्यूशन यानी उनका योगदान कैसा रहा हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में उनका किस तरह का योगदान था डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर का। डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर वॉज द चेयरमैन ऑफ द ड्राफ्टिंग कमेटी, यानी उस ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन थे डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर। ही हैड स्टडीड इन डेप्थ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ डिफरेंट कंट्रीज इन द वर्ल्ड, यानी कि उन्होंने सारी दुनिया के सारे कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में उन्होंने पढ़ के रखा था कि इंडिया में मतलब ब्रिटिश लोग अपना कॉन्स्टिट्यूशन किस तरह चलाते थे, अमेरिकन किस तरह चलाते थे, उनका बहुत ज़्यादा नॉलेज था उसके बारे में। ही स्टडीड एंड कम्प्लीमेंटेड डे एंड नाइट एंड ड्राफ्ट आवर कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कि उन्होंने रात दिन अध्ययन एवं चिंतन कर संविधान का प्रारूप तैयार किया। उन्होंने रात दिन एक कर संविधान को लिखा और उसके लागू करवाने के लिए उन्होंने एक रात दिन एक कर दिया, बहुत मेहनत किया उन्होंने, तभी वो समय आ गया कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, जहाँ पर उन्होंने अपना प्रस्ताव रखा कॉन्स्टिट्यूशन के माध्यम से। द ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूशन प्रिपेयर्ड बाय हिम, अब डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर ने ही उस कॉन्स्टिट्यूशन को, हमारा संविधान उन्होंने ही लिखा था। वॉज प्रेजेंटेड टू कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, अब उस कॉन्स्टिट्यूशन को कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में रखा गया, प्रेजेंट किया गया। इट वॉज डिस्कस आर्टिकल बाय आर्टिकल, अब उसको लाइन वाइज सब सारा आर्टिकल्स उसमें हमारे जो वो है उसमें 395 आर्टिकल्स रहते हैं। हमारे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में 399 आर्टिकल्स रहते हैं। सब ने अपना अपना मतलब सब लोगों ने मिलकर, जो 299 मेंबर्स थे उन्होंने मिलकर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को आगे बढ़ाते हुए सारी चीज़ों को एक एक रूल को एकदम बारीकी से परखने लगे। मैनी अमेंडमेंट्स were suggested by different members. Dr. Baba Saheb Ambedkar handled the task of presenting the draft, answering and various questions raised on it. यानी कि कई संशोधन और सुधार सुझाए गए। संविधान सभा के समझ संविधान का प्रारूप प्रस्तुत करने, प्रारूप से संबंधित पूछे गए प्रश्नों को उत्तर देने तथा संविधान तथा सभी अभिप्रायों के अनुसार मूल रूप में परिवर्तन करने। यानी कि 299 मेंबर्स थे, जो 299 मेंबर्स थे उन्होंने जो क्वेश्चन बाबा साहेब अम्बेडकर से पूछा कि आपने ये रूल क्यों बनाया, आपने वो वाला रूल क्यों बनाया, उसका आंसर बाबा साहब अम्बेडकर एकदम भली भांति दिए। और ऐसा कोई भी उनका आर्टिकल नहीं छूटा जो हमारे संविधान में लागू ना किया गया हो। सारे आर्टिकल्स हमारे संविधान में लागू किए गए क्योंकि उन्होंने सारे क्वेश्चन के आंसर्स अच्छे तरह से दे दिए। Making changes in the draft as per the suggestion of the Constitutional Assembly and making every provision of the Constitution flawless, यानी कि सारे आर्टिकल्स को उन्होंने फॉलो करवाया इंडिया में। Due to his contribution towards the making of the Constitution, Dr. बाबा साहब अम्बेडकर called the architect of the Indian Constitution। और जो उन्होंने आर्टिकल्स लिखा था, जो उन्होंने अच्छे से अपना एक एक आर्टिकल बारीकी से लिखा था, उसको मद्देनज़र रखते हुए डॉक्टर बाबा साहब को आर्किटेक्ट भी कहा जाता है क्योंकि उन्होंने हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को लिखा था। कॉल्ड द आर्किटेक्ट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को उनको आर्किटेक्ट भी कहा जाता है। अब एक तरफ वी आर प्राउड ऑफ इट, हमें प्राउड करना चाहिए इस पर। डिसीजन इन द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली वर मेड ऑन द बेसिस ऑफ डिबेट एंड डिस्कशंस, यानी कि अब जब कॉन्स्टिट्यूशन बन रहा है तो डिबेट तो होगा कि आपने ये क्यों किया, आपने वो क्यों किया, डिस्कशंस होंगे। अ रिस्पेक्ट फॉर अपोजिंग व्यू पॉइंट एंड एक्सेप्टेंस ऑफ अप्रोप्रिएट सजेशन वॉज द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ वर्किंग द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, यानी कि स्वीकार किया जाना संविधान सभा का कामकाज विशेषता थी। यानी कि
अब संविधान सभा जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का असल में कार्य यही होता है कि वो डिबेट उनको दे, उनको पूछे कि ये सारी चीज़ें आपने क्यों लागू करवाए। पर उन सबको सारे आंसर्स डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने भली भांति दिए और उसको कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को लागू किया गया। इट टुक 2 years 11 months and 17 days to complete the writing of the constitution। यानी कि कॉन्स्टिट्यूशन को लिखने के लिए लगभग 3 साल लगे। 2 years 11 month and 17 days, 2 साल 11 महीने और 17 दिन में ये कॉन्स्टिट्यूशन लिख कर तैयार हुआ। यानी डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने कितना अपने योगदान दिया, अपना कंट्रीब्यूशन कितना दिया उन्होंने। देयर आर 22 पार्ट्स। अब हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के 22 पार्ट हैं, 22 हिस्से हैं, 395 आर्टिकल्स, उसमें 395 आर्टिकल्स है एंड 8 शेड्यूल्स इन द ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन। और 8 शेड्यूल है, शेड्यूल वो ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में, शेड्यूल यानी समावेश धाराओं का। डू यू नो सम ऑफ वेल नोन मेंबर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वेयर। अभी देखते हैं उनमें कुछ बहुत जो हमारे स्वतंत्रता सेनानी बने थे उनमें से भी कौन कौन थे उस कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी थे, पंडित जवाहरलाल नेहरू थे, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर भी थे क्योंकि वो वहाँ के ड्राफ्ट कमेटी थे, सरदार वल्लभ भाई पटेल भी थे वहाँ पर, मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद, सरोजनी नायडू, JB कृपलानी, राजकुमारी अमृत कौर, दुर्गाबाई देशमुख, हंसाबेन मेहता एंड अदर्स। द नोटेड लीगल एक्सपर्ट BN राव वॉज अपॉइंटेड एज द कॉन्स्टिट्यूशन एडवाइज़र और लीगल मैटर। यानी कि ये सारे लोग वहाँ पर थे जब कॉन्स्टिट्यूशन को लागू करवाने का विचार समझ में रखा गया। द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली एनेक्टेड द कॉन्स्टिट्यूशन एंड एडॉप्टेड। यानी कि कॉन्स्टिट्यूशन को सभी जनों ने मिलकर सबके विचारों को परामर्श करते हुए कॉन्स्टिट्यूशन को 26 नवंबर 1949 में अडॉप्ट किया गया। यानी कि उसको स्वीकारा कि ये हम अपने इंडिया में लागू कर सकते हैं, इसमें कोई भी गलती नहीं है, इसमें सारे रूल्स और रेगुलेशन एकदम प्रॉपर और एकदम सिस्टमैटिक वे है। Therefore 26 नवंबर इज़ ऑब्जर्व एज कॉन्स्टिट्यूशन डे। अभी कॉन्स्टिट्यूशन डे हम 26 नवंबर को मनाते हैं। हम हमारा कॉन्स्टिट्यूशन डे कब मनाते हैं? 26 नवंबर को। द कंट्री बिगेन टू बी गवर्न अकॉर्डिंग टू द प्रोविजन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन फ्रॉम 26 जनवरी 1950। यानी कि इस दिन भारत में गणतंत्र दिवस अस्तित्व में आया। यानी कि जब उन्होंने उसको अडॉप्ट किया तो उन्होंने 26 जनवरी 1950 में, अभी उसके 26 नवंबर से लेकर 26 जनवरी में 1950 में उनका एक महीने के बाद उन्होंने 26 जनवरी को उसको लागू किया। हमेशा याद रखना 26 नवंबर 1949 को उसको अडॉप्ट किया गया, उसको स्वीकारा, और 26 जनवरी 1950 में उसको लागू किया गया हमारे इंडिया में। द इंडियन रिपब्लिक केम टू बी एग्जिस्टेंस फ्रॉम दिस डे। अब इंडियन रिपब्लिक, अब इंडिया सब एकदम अच्छे से हो गया कि अब इसमें हमें अब कुछ नहीं करना पड़ेगा, सब लोग अब रूल और रेगुलेशन के कायदे में रहेंगे। देयरफॉर 26 जनवरी इज सेलिब्रेटेड एज रिपब्लिक डे। 26 जनवरी को रिपब्लिक डे में डे को मानकर हम सेलिब्रेट करते हैं और 26 नवंबर को कॉन्स्टिट्यूशन डे सेलिब्रेट करते हैं। अभी देखिए उसमें पंडित जवाहरलाल नेहरू भी थे, सरदार वल्लभ भाई पटेल है, यहाँ पर मौलाना आज़ाद जी हैं, सरोजनी नायडू जी हैं, और भी डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर कंट्रीब्यूशन वाज इन अ वाइड रेंज ऑफ फील्ड लाइक वाटर कंजर्वेशन, फॉरेन पॉलिसी, नेशनल सिक्योरिटी, जर्नलिज्म, इकोनॉमिक, सोशल जस्टिस। सारी ये जो उनका पॉलिसी था नेशनल अपने इंडिया का सिक्योरिटी करने के लिए, जर्नलिज्म करने के लिए, सोशल जस्टिस, सबको जस्टिस प्रोवाइड हो, वो सारे रूल्स और रेगुलेशन लिखा डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने। इनका हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में हमारे इंडिया के लिए बहुत बड़ा योगदान था।
तो हमारा इस चैप्टर यहीं पे ख़त्म हुआ। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो, प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब इट। आप लोग को ये वीडियो पसंद आया तो आप लोग लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो, थैंक यू वेरी मच।